नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल के खास कार्यक्रम भारत की बात में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बिहार की, तो बिहार से तस्वीरें जो फिलहाल सामने आ रही है उससे कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के गहमा गहमी जो है वो काफी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी फिलहाल लालू प्रसाद यादव को वारंट इशू हुआ है, उसके बाद से ही काफी ज्यादा चर्चा चल रही है कि आखिर इस बार क्या होने जा रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव जो है वो जमुई गए थे और वहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार में हिस्सा लिया। और उसके बाद जब वो पटना से लौटे और उनके साथ वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी उनके साथ थे। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उन्हें पिछले चरण में सभी सीटों पर, इस बार जो पहला चरण होगा उसके सभी सीटों पर, यानी कि चारों सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत होगी। आपको बता दें कि बिहार के लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 4 सीटों पर मतदान होना है। इन 4 सीटों पर तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत की दावे किए। हम सबसे पहले आपको तेजस्वी यादव का बयान सुनाते हैं, उसके बाद फिर हमारे सहयोगी संजय का रुख करेंगे। जीत रहे हम लोग, फर्स्ट फेज का 4 सीट जीत रहे। लालू जी पर वारंट निकला, माहौल था जीत रहे हम लोग, फर्स्ट फेज का 4 सीट जीत रहे। लालू जी पर वारंट निकला, माहौल। आपने साफ तौर पर यहां पर सुना कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम चारों की चारों सीटें जो है वो जीतेंगे। और तेजस्वी यादव का ये दावा था कि जो सीटें 4 सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं पहले चरण में, उस पर पूरी जीत हमारी होगी। इस पूरे मामले को लेकर के हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ मौजूद है। हम उनका रुख करते हैं। उनके साथ कई सारे जो मेहमान हैं वो भी मौजूद हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग भी मौजूद है। संजय, आप बताइए कि आप कहां पर है और आपके साथ आखिर कौन कौन लोग हैं, इस लोगों को इन सारे मुद्दों को लेकर के उनके साथ चर्चा करिए। संजय। बिल्कुल पूजा, देखिए नवादा सीट काफ़ी हॉट हो चुका है और लोकसभा चुनाव के बिगुल बज चुके हैं और पहले चरण के जो मतदान होने हैं वो 19 अप्रैल को होने हैं। और ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने मैदान में किस्मत को आजमा रहे हैं। हमारे साथ जो है नवादा के प्रत्याशी हैं भारतीय जन जागरण के, जो आनंद कुमार वर्मा हैं और पेशे से कलाकार भी हैं और समाजसेवी भी हैं और कई ऐसे अपने क्षेत्रों में इन्होंने काम किए हैं और चाहते हैं कि जनता के बीच अगर जीत कर आएंगे तो ये काम करेंगे। आज तक जितना नवादा का विकास हो पाया है उससे अधिक ये विकास करेंगे युवाओं के लिए, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के मामले में। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद कुमार वर्मा जी हैं, जो नवादा से प्रत्याशी हैं लोकसभा के, और उनसे सीधा बात करेंगे। आनंद जी, क्या कहेंगे? आपके सामने कांटे की टक्कर है, कई ऐसे उम्मीदवार हैं। बीजेपी से विवेक ठाकुर हैं जो सीपी ठाकुर के पुत्र हैं, और गुंजन सिंह भी हैं मैदान में निर्दलीय, कई ऐसे हैं आरजेडी से भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो आप अपने आप को कहाँ टटोलते हैं? जनता का मूड इस ओर किस ओर है इस बार? देखिए, लाइव इंडिया न्यूज में आपका 24 श्रोतागण है, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और ख़ास करके मेरे चुनाव में आने का एक ही मकसद रहा कि आज भी लोग अति पिछड़ा के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर लोग तो वोट लेते हैं, लेकिन आज तक उनको कोई देखने के लिए नहीं आया है। इस बात को मानिए। मुझे चुनाव में आने का एक ही मकसद है। सबसे पहले मैं आनंद सर के नाम से जाने जाते हैं, नवादा में एक संस्था चलाते हैं शिक्षा का, IAS एकेडमी चलाते हैं, कला संगीत में भी हैं, समाज सेवी भी हैं। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं ठगी का शिकार होते जा रहे हैं। लोग वैश्य समाज के नाम पर वोट ले रहे हैं, अति पिछड़ा के नाम पर ले रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, लेकिन उसको देखने के लिए कोई ना आ रहा है। तो सबसे पहले मैं बहिष्कार करता हूँ कि बाहरी सांसद कोई नहीं बने।
तो नवादा में तो पहले बाहरी सांसद बनेंगे ही नहीं। हमारा चुनाव में आने का एक ही मकसद है कि आने वाले बच्चे जो आपका पीढ़ी हैं वह बच्चे डरे नहीं और लोगों को यह हो कि यह लोकतंत्र हमारा है, हम भी आ सकते हैं। तो हम गरीब प्रत्याशी इसलिए आए हैं कि पहले शिक्षा को जन जन तक पहुंचाएंगे। अगर नवादा की जनता मुझे साथ देती है, मुझे सपोर्ट करती है, मुझे वोट देकर सांसद बनाती है, तो सबसे पहले मैं हर प्रखंड हर पंचायत में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था देंगे जहां बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। और दूसरी मुद्दा है कि 50,000 बच्चों को रोजगार देंगे, सबसे पहले मैं सांसद बनूंगा तो। तीसरी मुद्दा है कि वहाँ की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे आज तक लघु उद्योग नहीं है। आज देखिए बरसल्लीगंज का एक चीनी मिल आज तक बंद है, जो आज तक कोई उद्घाटन नहीं करा पाया। तो मैं लघु उद्योग उद्घाटन कराने की बात करूंगा। साथ ही वहाँ नए नए पार्क नहीं है जहाँ बच्चे एक दूसरे से बैठे मिले। वहाँ के बच्चे हिंसावादी हो रहे हैं। उसको हिंसावादी क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है? नवादा की अगर मुखिया, जो कहा जाता है कि सांसद मुखिया होते हैं, उनके अंडर में कई विधायक होते हैं, आज भी करप्शन का खेला खेला जा रहा है। 400 पार का जो मिशन है बीजेपी का, उस मिशन में आप कहाँ अपने आप को खोज रहे हैं? ये बीजेपी वहाँ से जाएगा, पहली बात खुल के बोल रहे हैं। पहले तो बाहरी सांसद से दिए विवेक ठाकुर को, ये खत्म हो रहे हैं। हम लोग वैश्य समाज का सारा वोट लेते हैं, पूरा वैश्य समाज बहिष्कार कर रहा है। आनंद कुमार शिक्षा सर 6 साल दिए। लेकिन कहा जाता है कि स्वर्णों का वोट जो है, फॉरवर्डों का वोट खास तौर पर बीजेपी को जाता है। लेकिन आप जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आती हैं, उस वोट पर आज तक बीजेपी ने कब्जा कर रखा है। आज बताइए कि बीजेपी का वोट सिर्फ स्वर्णों से जाता है, तो फिर तेली कहाँ गया, सोनार कहाँ गया, अति पिछड़ा कहाँ गया? सब लोग देता है। आज सबसे ज्यादा अगर जीतता है तो वैश्य समाज के वोट से जीतता है बीजेपी, और वैश्य समाज को साथ खेला किया गया है। आज भी बताइए ना कि कोई भी सांसद वैश्य समाज से बनते हैं जरूर। आज भी उनके घर में गए हैं, दुख सुख में गए हैं। मैं वादा करता हूँ, नवादा के रहने वाला एक गरीब घर का बेटा हूँ, एक संस्थान चलाता हूँ। आज गरीब हूँ, हम लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर वहाँ की जनता मुझे साथ दिए, मुझे सपोर्ट किए, तन मन से किए, तो मैं निश्चित हूँ कि हर जनता से मिलूंगा और वहाँ के सपने को साकार करूंगा। मैनिफेस्टो में क्या है इस बार आप अपने मैनिफेस्टो में जनता के लिए क्या लेके आ रहे हैं? 10 मुद्दा है। 10 मुद्दा मैं बता चुका हूँ, हर मीडिया वाले को बता रहा हूँ कि अगर 10 मुद्दा कोई भी काम करते हैं तो उनको वोट दीजिए। अगर नहीं है तो आनंद कुमार वर्मा तैयार है, क्रमांक संख्या 4 पर बेंच छाप दबाइए। आज 300 प्लस सरकारी टीचर बनाए इस उम्र में, तो मैं वादा करता हूं कि वहां की समस्याओं के मैं सर कटा सकता हूं, लेकिन सर झुका नहीं सकता हूं, और वहां की समस्याओं को मैं उठाऊंगा, वहां की समस्याओं को उठाऊंगा और वहां की समस्याओं से निजात दिलाने का प्रयास करूंगा। देखिए मेरा गला बच गया है, हम आज पटना आए, आप लोग के स्वास्थ्य से मिलने के जा रहे थे, आप लोग मिल गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन कोई भी सांसद महीना में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है, कोई भी सांसद जनता की आवाज नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? आज बता दीजिए कि अगर कोई भी सांसद बने हैं वह आम सभा लगाकर, लाइव टेलीकास्ट लगाकर जनता की बातों को सुनते होंगे? नहीं, वह पैसे से वोट खरीदते हैं, पैसों से वोट करते हैं। हम हाथ जोड़कर बोलते हैं कि बस एक बार विश्वास कीजिए, हम गरीब प्रत्याशी हैं, ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन हम हाथ जोड़ने के अलावा कुछ नहीं है। हम आपकी बातों को उठाऊंगा और जैसे ही सांसद बनूंगा, लिख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से महीने में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और पूरे जनता की शिकायतों को मैं संसद तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। ये मेरा वादा है। नवादा में मूलभूत समस्या आपको क्या लगता है? आप वहाँ जनता से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मूलभूत समस्या वहाँ पर क्या आज तक देखने को मिला? जो सांसद थे चंदन सिंह, उन्होंने कितने काम किए? क्योंकि इस बार तो उन्हें मौका नहीं मिला चंदन सिंह को, लेकिन इस बार बीजेपी के खाते में चला गया नवादा सीट। अब बीजेपी वहाँ पर सबसे बड़ा विवेक ठाकुर को कैंडिडेट उतारा है, तो इस बार जो है वहाँ पर मूलभूत की समस्या आप लोगों के बीच जा रहे हैं। पहले आपने कहा कि हमने टीचर बहाल किए, ये समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं आपने गिनाई, लेकिन मूलभूत समस्या वहाँ पर आपको क्या देखने को मिला? शिक्षा और बेरोजगारी। शिक्षा बेरोजगारी मूलभूत समस्या है। अगर शिक्षा जन जन तक पहुँचेगा तो गरीब के बच्चे शिक्षित होंगे तो अच्छे उम्मीदवार को चुनेंगे ना। स्कूल अच्छे हैं या नहीं? कैसे के पाठक को हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन देख लीजिए कितना विरोध होना पड़ा के पाठक को, लेकिन अगर वो टिक जाएंगे 10 साल तो सुधार देंगे। हम चाहते हैं शिक्षा जन जन तक पहुँचे, गरीब के भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े,
लेकिन क्या उनके पिताजी 15,000 में नौकरी करते हैं? कैसे गरीब के बच्चे पढ़ेंगे? इसके लिए सांसद महोदय क्या किए हैं? हम गरीब के बच्चों के लिए निःशुल्क व्यवस्था दे रहे हैं। 50,000 बच्चों को रोजगार दे रहे हैं। पहले वहाँ के जो भी गरीब बच्चे हैं, जो अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट खोले हैं, उनके संस्थापक से मिलकर हाथ जोड़कर विनती करेंगे। और अगर नहीं मानते हैं तो मैं अपना पेमेंट से उस बच्चों को पढ़ाऊंगा, अपना पेमेंट से मैं कार्य क्षेत्र में लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। एक घर, एक गाड़ी बस मेरे लिए काफ़ी है। मुझे सेवा करने का मौका दिया जाए। सीबीआई ईडी से डर नहीं लगेगा? जब आप आएंगे बनकर, जीत कर आएंगे, तो बीजेपी अगर हार जाएगा तो सीबीआई और ईडी भी लग जाएगा। है तेरी के एगो रामायण की कहानी है कि हनुमान जी के खाने के लिए चले तो सुरसा, वो क्या किए, मुँह में घुस गए और निकल गए। बोले खा लो, और निकल गए। तो सबके पास पैसा है, वो देख रहा है कि पैसा कितना छीटे कि कितना वोट आएगा। हमारे पास ब्रेन है, दिमाग है, हम किसी जनता के पास भी नहीं भी जाएंगे ना, तो आनंद सर वहाँ के लिए काफ़ी है। नाम जाने कि अगर आनंद सर आ गए हैं और वैश्य समाज का वोट इधर उधर नहीं जाएगा, तो टोटल वैश्य समाज अति पिछड़ा और ब्राह्मण और मुस्लिम सब वोट देंगे हमको, और दे रहे हैं। हमें कांटों की टक्कर नहीं, किसी राजनीतिक दल से मेरा कोई कभी संबंध ही खराब नहीं रहा, तो आज तक भी कमेंट भी नहीं करेंगे कोई राजनीतिक दल से। अचानक राजनीतिक में आना क्या मकसद रहा, वजह क्या रही? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम सभी के मंच पर गए हैं, गाना गाए हैं और सभी के मंच पर काम किए हैं, लेकिन क्या होता है, दिखावा कुछ और होता है और कुछ और होता है, हकीकत कुछ और होता है। लेकिन एक दो गाने हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे और जानना चाहेंगे इस माध्यम से जो नवादा की स्थिति है, उस गाने की बोल से अपनी पीड़ा, अपनी बातों को जनता के बीच रखना चाहते। हम कुछ ना एक ही चीज कहते हैं कि भैया याद रखोगे कि भूल जाओगे। हम शिक्षित करने का काम किए हैं एक शिक्षक के नाते, बस अगर याद करते हैं तो याद कीजिए। बहुत सारे गाना गाए हैं सर, एल्बम बहुत सारे गाए हैं। एक दो लाइन गुनगुनाते जो जनता तक पहुंच जाए पीड़ा आपकी, हम उनकी बातों को सुनकर आप हम कोरोना में एक सॉन्ग गाए थे, कोरोना में के समय में, और बहुत चला था, अधिकारी गण बजाए थे। अरे प्रशासन के बात मानिए, देश को बचाना है, वायरस कोरोना को देश से हराना है, वायरस कोरोना को। मेरा जो भी गाना रहता है सामाजिक रहता है, देवी गीत रहता है। लोग नहीं पसंद करेंगे, मंदिर में पसंद करेंगे, मंदिर में पसंद करेंगे, अच्छे लोगों के पास पसंद करेंगे। भी है मैदान में, कोई दिक्कत नहीं है, भाई है। हम क्या बोले कि पहले बाहरी सांसद नहीं बनेंगे, हम बाहरी सांसद के खिलाफ है। नवादा में अगर सांसद लोकल चाहते हैं तो लोकल में क्वालिटी देखिए, जो आपकी बातों को उठावे, वैसे सांसद चाहिए जो जनता की बातों को 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बॉक्स रखा रहेगा, अपना शिकायत रखे और उस शिकायत को संसद में जाकर बात कहे। अगर कोई दम है तो आप उसको कीजिए, उसको जिताइए, नहीं तो हमको मौका दिया जाए। लेकिन लोग तो मोदी जी को देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं, मोदी जी से मेरा दुश्मनी थोड़ा है। हम तो नवादा देख रहे हैं लोकसभा के ने, हमारा 21 लाख जनता ठगी का शिकार हो रहे हैं सर। बच्चे हिंसावादी हो रहे हैं, बच्चे अहिंसावादी नहीं बन रहे हैं, बच्चे संभल नहीं पा रहे हैं। हमारा लोकसभा में बेरोजगारी की समस्या होते जा रहा है, रोड को तोड़ा जा रहा है, बना हुआ रोड तोड़ रहा है। बताइए क्या कहना है? एक भी पार्क नहीं है, एक भी रोजगार नहीं है। अब देखिए साइबर का हाइप बना हुआ है, इसको दूर नहीं कर सकते हैं। चलिए कुछ और जनता भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं इस बार नवादा की जनता का मूड क्या है। पूरा वैश्य समाज आनंद जी के साथ है, पूरा वैश्य समाज। आखिर वजह क्या है आनंद जी में, ऐसी क्या खासियत है? लोकल फॉर वोकल, जो मोदी जी का नारा है वो आनंद जी के साथ है, यही वजह है। विदेशी को हटाइए। चंदन जी पहले से वहाँ सांसद रहे हैं, चंदन सिंह जी, तो क्या उन्होंने काम किए हैं कुछ? चंदन जी काम किए हैं अपने क्षेत्र में, अपने समाज में। जनरल कहीं नहीं दिखता है नवादा में, कहीं जनरल नहीं दिखता है, कोई स्थिति ठीक नहीं। तो इस बार जनता ने मूड बना लिया। बस कुछ और युवा भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं क्या कहेंगे नवादा की इस बार स्थिति क्या है और लोगों के मूड क्या? इस बार पूरा बदल चुका है। पिछले 3 बार से देखा जा रहा है कि जो भी बाहरी सांसद आते हैं और चुनाव जीतते हैं, सभी वादा करते हैं, लेकिन पूरे 5 साल किसी भी जनता से मिलते नहीं है। गिने चुने कुछ खास लोगों के पास गए और उनके पास वो अपना फोटो छपवाए और फिर से वो दिल्ली चले जाते हैं। यह जनता की मांग थी कि हमको स्थानीय नेता चाहिए, और आनंद जी इसलिए जीत रहे हैं कि इनकी जो मुद्दा जो है वो किसी भी नेता के पास नहीं है। आप बीजेपी जिसको जीतने की बात करें, क्या हिंदू मुस्लिम और धर्म छोड़ के कोई भी बातें उसके पास है? कोई एजेंडा है? एक ही एजेंडा है, मुसलमान भगाओ तो कभी क्रिश्चियन भगाओ तो कभी कोई भगाओ, और केवल हिंदू राष्ट्र घोषित करो। तो इससे क्या देश विकास कर जाएगा? का ठीक है, अभी राम मंदिर बना, हम भी हिंदू हैं, मानते हैं, भगवान राम को भी मानते हैं, लेकिन सारे लोग क्या मंदिर राम में जा करके पूजा कर लेने से सब बच्चा IAS IPS और नीट NIT कंप्लीट कर लेगा?
कभी नहीं कर सकता है। तो कोई दल के पास मुद्दा है कि हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन विकास की बात करने वाला अकेला आनंद जी है और इसके लिए इनके साथ पूरा नवादा की जनता इनके साथ होगा। तो देखिए पूजा, इस वक्त मैं पटना में हूं और नवादा के उम्मीदवार प्रत्याशी लोकसभा के आनंद कुमार वर्मा जी हमारे साथ हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति काम करेंगे और जो स्थिति है नवादा की वो भयावह है और लोकल फॉर वोकल पर ही वोट पड़ेगा इस बार नवादा में। और जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार वहां पर लोकल प्रत्याशी, चाहे वो विवेक ठाकुर क्यों ना आ जाए, लेकिन विवेक ठाकुर वो नवादा के नहीं हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं वहां से, लेकिन नवादा की जनता इस बार लोकल फॉर वोकल पर वोट करेगी, बल्कि मोदी के नाम पर वोट इस बार नवादा की जनता नहीं करेगी। और हमारे साथ आनंद कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया और पूरी तरीके से वो अब वहाँ की जनता भी मूड बना चुकी है कि आनंद कुमार वर्मा को ही वोट देना है और यहीं पर उन्हें सांसद बनाकर रखना है, दिल्ली नहीं भेजना। दिल्ली जरूर जाएंगे लेकिन जब जरूर यहाँ पर सभी चीजों को लेकर के बातचीत की और जिस तरीके से फिलहाल नवादा में जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा है कि मुद्दों को उठाना चाहते हैं, वहां के लोगों की जो परेशानी है उसे उठाना चाहते हैं। लेकिन अब हम सीधे आपसे बातचीत करना चाहेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे संजय कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि लालू यादव पर जो वारंट इशू हुआ है उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो पहले चरण के 4 सीट पर जो चुनाव हो रहे हैं वो उस पर जीत हासिल करेंगे। संजय, आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए अभी लोकसभा में लगे हुए हैं, इसी बीच लालू प्रसाद यादव पर नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है और ये मामला दरअसल मध्य प्रदेश का है, एमपी का है और ग्वालियर में आर्म्स एक्ट के मामले में उन पे नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है जिसमें उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार करने से पहले लालू प्रसाद यादव हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जब हमने सुबह भी पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता सौरभ विशंबर से बातचीत की पूजा, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो है लालू प्रसाद यादव जेल जा सकते हैं अगर वो हाईकोर्ट का अपील नहीं करेंगे, हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। तब अगर लालू प्रसाद यादव जब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो उन्हें न्याय भी मिल जाएगा। दरअसल मामला 1995 और 97 का जुड़ा हुआ है और लालू प्रसाद यादव को आर्म्स एक्ट का मामला है। इसमें 23 लोग नामजद हैं जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है पहले से ही और 21 लोग फरार चल रहे हैं, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी फरार हैं। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और उन्हें बेल भी मिल जाएगी। और ये मामला भले पुराना हो लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस मामले को कहीं ना कहीं उठाया गया है, तो ये जनता का मूड इस बार लोकसभा चुनाव में जवाब देगी। और ऐसे में जब युवा प्रत्याशी अगर निर्दलीय भी जीत कर आते हैं तो काफ़ी इंडिया गठबंधन हो या विपक्ष के जो लोग हैं उनके साथ जा सकते हैं, चाहे वो और इस मामले को जनता की अदालत में लालू प्रसाद यादव ने भी रख दिया है और तेजस्वी यादव ने भी रख दिया है। पूजा जी बिल्कुल बताया कि यहाँ पर जनता जो वो सभी चीजों को यहाँ पर तय करेगी, लेकिन जिस तमाम जो बातें अभी फिलहाल सामने आ रही है उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि जो 4 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर के पूरी तरीके से अस्वस्थ है और उन्होंने कहा है कि इस बार महागठबंधन सरकार जो है वो इन 4 सीट पर जीत हासिल करेगी। इन 4 सीट को लेकर के क्या कुछ समीकरण बन रहे, क्या इस पर जीत होनी संभव नजर आ रही है, क्या कुछ अभी वहां के समीकरण बता रहा है संजय? देखिए पहले चरण के मतदान 19 अप्रैल को होने हैं पूजा, उसमें जमुई है, नवादा है, तमाम इन जगहों पर जो है चुनाव हो सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार प्रत्याशी अपने अपने किस्मत आजमा रहे हैं, मैदान में हैं और किसी तरीके से तेजस्वी यादव लगातार प्रचार प्रसार में लग चुके हैं और उनके प्रत्याशियों के अपने प्रचार में घूम भी रहे हैं। आज जमुई गए थे तेजस्वी यादव और उनके साथ मुकेश सहनी भी थे और मुकेश सहनी ने सीधे तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें फंसाया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। इसको लेकर अब पूरी तरीके से वो जीत की तैयारी में जुट चुके हैं। जी पूजा
जी हाँ संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए और नवादा से तमाम जो लोग हैं उनसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय, इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम सीधे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे यहाँ पर झारखंड की, और झारखंड में भी महारैली का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस, अगर यहाँ पे बात करेंगे कल्पना सोरेन गांडे से, यानी कि झामुमो की प्रत्याशी होंगी। गांडे में उपचुनाव होने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में हुई झामुमो की बैठक में कल्पना सोरेन ने के नाम पर मुहर लग चुकी है। बैठक में आम आदमी पार्टी के तर्ज पर ही जेएमएम जो है वो महारैली करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि आगामी 21 अप्रैल को प्रभातारा मैदान में न्याय उलगुलान महारैली का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस महारैली में इंडिया गठबंधन दल के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और पूरी चीजें जो है वहां पर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की ओर से ये उपचुनाव में कल्पना सोरेन यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ने जा रही है। इस गांडे उपचुनाव का एक प्रमुख रीजन ये रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर सरफराज अहमद जो कि जेएमएम के विधायक हुआ करते थे गांडे से, उन्होंने यहाँ पर सीट छोड़ दी थी, अब विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। पूरे मामले पर हमारे सहयोगी नौशाद हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको कल्पना सोरेन का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 21 अप्रैल जो होगा वो प्रभातारा मैदान में ऐतिहासिक होने जा रहा है और तमाम इंडिया गठबंधन के लोग मौजूद रहेंगे। देखिए, आज यहाँ आने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि 21 अप्रैल को इंडिया गठबंधन का यहाँ एक रैली महारैली होने वाला है, जिसके लिए हमारे जिला स्तर से सारे कार्यकर्तागण आए हैं। और बस मुझे यही था कि क्योंकि आज कम समय है और डुमरी भी जाना है, जगन्नाथ चाचा जी का पहला पुण्यतिथि है, वहाँ उनकी धर्मपत्नी जी से भी उनके परिवार से मुलाकात करनी है, तो आज बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो पाई हैं। तो बस यही मेरा कहना था कि आप इस रैली को मजबूती के साथ सारे के सारे हमारे गठबंधन के जितने लोग हैं, आज पार्टी के यहाँ पे लोग जितने आए हैं, सभी से यही दरख्वास्त किया कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। और हमारे हेमंत जी का जो सपना रहा था जिसको बीच में बाधित किया गया है, उस चीज़ को हम उलगुलान के साथ में आगे बढ़ करके पूरे झारखंड राज्य पूरे देश को बताएंगे कि केंद्र सरकार किस तरीके से झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे हेमंत जी को भी जेल में डाला, इन्होंने दिल्ली के केजरीवाल जी को भी जेल में डाला है। तो ये उलगुलान है और इंडिया गठबंधन की इस रैली को किस तरीके से मजबूती दी जाए, इस पर में ही बातचीत। सो विच इज ऑलवेज बीन अ पार्ट और द इंग्रेडिएंट ऑफ इंडियन थीम, so which is now been not in a very good place, so we are fighting for that loktantra, we are fighting for our samvidhan। इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी नौशाद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनका रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस पूरी तमाम मुद्दों को लेकर के क्या कुछ उनकी राय, क्योंकि लगातार प्रभातारा मैदान में अब ये पूरा महारैली जो है वो होने जा रहा है नौशाद, और आम आदमी पार्टी के ही जो रैली हुई थी दिल्ली में उसकी रामलीला मैदान में उस तर्ज पर ही ये पूरा कार्यक्रम रखा जा रहा है। जेएमएम ने इस पर पूरी तरीके से बातचीत कर ली और इस कार्यक्रम का नाम ही उन्होंने रखा है न्याय उलगुलान महारैली। नौशाद जी, काजल हम जी पूजा हम कह सकते हैं कि मुंबई और दिल्ली के बाद जिस तरह से झारखंड की राजधानी रांची में इंडिया गठबंधन अपनी ताकत को दिखाने के लिए 21 तारीख को जिस तरह से उलगुलान रैली करने जा रही है, साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं जेएमएम और महागठबंधन के जो लोग शामिल है वो इस बार झारखंड से शंखनाद करेंगे, चुनावी शंखनाद का कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन लगातार जिस तरह से हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जिस तरह से राजनीतिक सफर में एक बार खुल करके सामने आई है और लगातार जिस तरह से निशाना साधने का काम कर रही है बीजेपी को लेकर के, तो कहीं ना कहीं जो ताकत है वो ताकत दिखाने का काम करेंगे। और कह सकते हैं कि इस रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसे तमाम नेता, अरविंद केजरीवाल तो नहीं है लेकिन उनकी पत्नी
को भी निमंत्रण भेजा गया है इस रैली में शामिल होने के लिए। तो कह सकते हैं कि प्रभात तारा मैदान अभी से सजना शुरू हो गया है और झारखंड की राजनीति में एक बड़ा मौका है जो लोग इस तरह के बड़े नेताओं को एक मंच पर एक साथ देखने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, लोगों को जिस तरह से चुनावी माहौल में नेताओं के जो जवान फिसल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन जवान पर लगाम लगाने के लिए और झारखंड के 14 लोकसभा सीट और गांडे का उपचुनाव जो जिसमें खुद कल्पना सोरेन उम्मीदवार होंगी, तो ऐसे में कह सकते हैं सभी सीटों पर अपने तरफ से खींचने के लिए और लोगों को आकर्षित करने के लिए इस तरह का आयोजन कर रही है। और उद्घाटन के माध्यम से लोगों को ये बताएंगे, संदेश देने का काम करेंगे तमाम नेता कि जिस तरह से 4 सालों तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य को चलाने का काम किया है, तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया, उसके बाद ईडी के द्वारा बीजेपी ने खेल खेलकर उन्हें जेल भेजने का काम किया, तो कहीं ना कहीं उन संपत्ति वोट भी अपने तरफ खींचने का काम करेंगे महागठबंधन के लोग। और जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि चुनावी समर चल रहा है, ऐसे में बीजेपी लगातार हमले पर हमले कर रही भी महागठबंधन कांग्रेस या जेएमएम की तरफ, तो कहीं ना कहीं इसे रोकने के लिए और जनता को दिग्भ्रमित से बचाने के लिए इस तमाम चीजों से रूबरू कराने के लिए इस तरह का उद्घाटन रैली का आयोजन किया जा रहा है रांची के प्रभात तारा मैदान में। जी पूजा, पर एक बात सामने आ रही है कि क्या कल्पना सोरेन की राजनीति की शुरुआत जिस तरीके से हुई है, उपचुनाव अगर वो जीतती हैं तो क्या मुख्यमंत्री के चेहरे में भी बदलाव होगा, ये भी सवाल उठ रहे, क्योंकि कहा जा रहा है, जो सूत्र बताते हैं कि जब चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था उसके बाद फिर ये भी बात हुई थी कि उपचुनाव के बाद अगर कल्पना सोरेन गांडे से चुनाव जीतती हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा और उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है नौशाद? देखिए पूजा, तो भविष्य की बात है कि अगर कल्पना सोरेन चुनाव जीत के आती है तो क्या मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव होगा। निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि जब पहली बार कल्पना सोरेन विधायक दल की बैठक में शामिल हुए थे, जो चर्चा चल रही थी आज से 2 महीना पहले कि शायद मुख्यमंत्री को जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद पर बैठाया जा सकता है। अगर पार्टी अगर फैसला ले लेती है तो उसी समय ले लेना चाहिए था पार्टी को कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद पे बैठा देना चाहिए था, और जो गांडे विधानसभा जिसे सरफराज अहमद ने इस्तीफा देकर खाली किया था वहां से चुनाव लड़ा देना चाहिए था। लेकिन अब फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो साफ हो गई है। अंदर खाने से सूत्र के हवाले से खबरें जरूर है कि अगर कल्पना सोरेन चुनाव जीत करके आती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री झारखंड का चंपाई सोरेन है उसे सेट कर दिया जाएगा और उनकी जगह पर कल्पना सोरेन को बैठाया जाएगा। ऐसे तमाम राजनीतिक अटकलें हैं जो राजनीतिक गलियारों में घूम रहे, लेकिन ये अब तक पार्टी को करना है कि क्या कल्पना सोरेन अगर चुनाव जीत करके आती है तो पार्टी फोरम पर क्या फैसला लिया जाता है, क्या वाकई कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या फिर चंपाई सोरेन। क्योंकि आपको पता है कि ऐसे स्थिति में लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत 6 महीने के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, और ऐसे में अगर पार्टी इस नीति पर अगर चलती है और चंपाई सोरेन को हटा करके कल्पना सोरेन का चेहरा सामने लाती है तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो आदिवासी चेहरे जो कार्यकर्ता है वो तो खुश नजर आएंगे, लेकिन एक आदिवासी के चेहरे को हटा करके दूसरे आदिवासी के चेहरे को बैठाना कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिल सकता है। और ये अगर ये ऐसी नाराजगी अगर देखने को मिलेगी तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में इसका नुकसान महागठबंधन और जेएमएम को उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे स्थिति में कह सकते हैं कि इतने बड़े फैसले पार्टी स्तर पर नहीं लगा। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 6 महीने जो सरकार बाकी है, 7 महीने जो सरकार बाकी है, ये चंपाई सोरेन के नेतृत्व में, चंपाई सोरेन की अगुवाई में सरकार चलेगी। हाँ, बड़े फैसले जो होंगे उसमें अगर कल्पना सोरेन जीत करके आती है तो ऐसे समय में कह सकते हैं कि पार्टी स्तर पर फैसला ले सकती है, लेकिन चेहरे बदलने की जो बात है फिलहाल अभी इसमें विराम लगता हुआ दिख रहा। राजनीतिक गलियारे में इस तरह के चेहरे जरूर है, लेकिन अगर पार्टी चेहरे में बदलाव करते हैं तो इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है विधानसभा चुनाव में। जी पूजा, जो चीजें फिलहाल अभी देखने को मिल रही है, महारैली के जरिए इंडिया गठबंधन एक बड़ी रैली जो है वो चुनाव से पहले करने जा रही है, क्योंकि झारखंड में 4थे चरण में चुनाव का आगाज होगा और पहला वोटिंग जो है वो 13 मई को होने जा रहा है। 13 मई से पहले ये इस तरीके की महारैली जो है वो झारखंड में आयोजित की जा रही है। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? जी पूजा, कह सकते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में पहले चरण का जहां चुनाव है वहां तो चुनावी
जो माहौल वो देखने को मिल रहा है। लेकिन झारखंड में चौथे चरण में चुनाव है, अभी यहाँ थोड़ा वक्त है, तो ऐसे समय में 21 तारीख जो रैली होगा जिसमें महागठबंधन तरफ से शंखनाद किया जाएगा, तो इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और बस कुछ ही समय बाकी रहेंगे जब चुनाव होंगे, क्योंकि चुनाव में नेताओं को, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक महागठबंधन तरफ से पूरी सूची जारी नहीं की गई है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो टास्क दिया गया है कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जो रैली हो रही है इसमें सबसे पहला फोकस किया जा रहा है कि कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा उपचुनाव से चुनाव लड़ेगी, वो कैंडिडेट है, तो कार्यकर्ताओं को क्या टास्क है, कार्यक्रम के तुरंत बाद कार्यकर्ताओं को टास्क दिया जाएगा और कल के बैठक में फैसला ले भी लिया गया है और कुछ कार्यकर्ताओं को टास्क दे भी दी गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि वाकई शंखनाद है, लेकिन कह सकते हैं कि चौथे चरण में झारखंड में भले ही चुनाव है, लेकिन माहौल अभी से बनाना होगा, क्योंकि लगातार चुनाव से पहले से लेकर अब तक और चुनाव के बाद भी बीजेपी की तरफ से वो अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। उनके तमाम नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो हर दिन कहीं ना कहीं सरकार पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। आज ही हम कह सकते हैं कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है आलोक कुमार, वो यहाँ पे मौजूद थे और कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगाने का काम किया था, किए थे हेमंत सोरेन को लेकर। तो ऐसे में जिस तरह से माहौल और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो उसे रोकने के लिए पार्टी ने इस महारैली का आयोजन किया गया है। और ऐसे में जिस तरह से सभी दल के लोग वहां पे शामिल होंगे, सभी के जितने भी इंडिया गठबंधन के जुड़े हुए पार्टी के जो लोग हैं, सभी कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे। सभी कार्यकर्ताओं को एक टास्क दिया जाएगा और निश्चित तौर पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बस 21 तारीख के बाद से झारखंड में जो चुनावी रंग है वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद तमाम वो नेता 21 तारीख के बाद सभी सीटें के क्लियर कर दी जाएगी और तमाम नेता अपने अपने क्षेत्र में चुनावी अभियान में लग जाएंगे। उसके बाद जो मिशन है, क्योंकि मिशन जिस तरह से पीएम मोदी ने 400 का पार का नारा लगा रहे हैं और तमाम जगहों पर रोड शो कर रहे हैं, रोड शो के माध्यम से लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने का काम कर रहे हैं, तो झारखंड में 14 सीट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है बीजेपी के लिए, महागठबंधन के लिए। तो इसे रोकने के लिए जिस तरह से पहली बार चुनावी राजनीति शुरुआत जो उन्होंने की है कल्पना सोरेन, तो उसके अगुवाई में, चंपई सोरेन की अगुवाई में जिस तरह से चुनावी कैंपेन तैयार किया गया है, निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए और गांडेय विधानसभा को जीत दिलाने के लिए इस तरह का तमाम आयोजन किए जा रहे हैं। जी पूजा। जी हाँ नौशाद, धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। और झारखंड में महारैली का आयोजन किया जा रहा है 21 अप्रैल को। बात करेंगे धुरवा की। धुरवा में प्रभातारा मैदान में तमाम नेता जो है वो जुड़ेंगे, यहाँ पर आएंगे और जितने भी इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता हैं वो सभी लोग इस महारैली में शिरकत करेंगे। खास तौर पर अगर बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की पत्नी की, तो वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी। और 2024 के चुनाव से पहले झारखंड में चौथे चरण में पहले वोटिंग जो है वो 3 मई को होने वाली है। उससे पहले ये रैली काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम भारत की बात में हमारे साथ इतना ही। फिर कल लौटेंगे ठीक 8 बजे। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।